तो बात फिर वहाँ पे ऐसे रुकी कि धीरे 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 दिन बीतते गए और मेरे एग्ज़ाम के दिन आए। जब एग्ज़ाम्स हो रही थी तो मुझे उनके घर से ही जाना था और वो जो बुड्ढा था नंदलाल परमार, जो खुद को मेरा बाप बताता था, मेरी ज़िम्मेदारी ले रहा था पूरी ज़िंदगी की, वो वहाँ से, उसके घर से कॉलेज सिर्फ आधा किलोमीटर दूर थी। तो वो वहाँ पे आता था। मुझे अब तक स्कूल से कॉलेज तक कभी भी ऐसी किसी भी बड़े को ऐसे वॉच रखने की ज़रूरत नहीं थी, बट इन अ टर्म्स ऑफ कीपिंग द वॉच कि मैं मना ना कर दूँ या मुझे कोई बहला के फुसला के ना दे, कोई मुझे बता ना दे उनकी रियलिटी आके, तो वो साथ में ऐसे रहता था कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम ठीक नहीं हो, तुम बहुत घबराई हुई रहती हो, ये सब चल रहा था। तो एग्ज़ाम में, पूरे एग्ज़ाम तक वो मेरे साथ में आया गया ना। मैं एग्ज़ाम में ठीक से कुछ लिख पाती थी क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मेरी मम्मी के ऊपर रहता था कि वो लोग घर पे मम्मी को बहुत टॉर्चर करते थे। उनको वो जैसे काम वाली है वैसे ट्रीट करते थे, मम्मी से पूरा काम करवाते थे, घर का झाड़ू कराते थे, पोछा कराते थे, बर्तन धुलवाते थे, कपड़े करना या कुछ अनाज है घर का वो साफ़ सफाई करवाना, ऐसे सिर्फ मम्मी को अकेला बिठा देते थे। और नंदलाल की जो पत्नी है, जो मेरी माँ है, संजय की माँ है, जो वो इतनी एज थी, वो पूरा दिन मेरी मम्मी के ऊपर, जैसे वो उनकी सास है वैसे हर चीज़ के लिए उनको टॉर्चर करती थी। क्यों बैठते हो, क्या बोलते हो, अभी इतनी एज में मेरी मम्मी ने इतने बड़े बच्चे कर दिए हैं, तो क्या वो अभी उनकी सास बन के उनको टॉर्चर कर सकती थी? क्योंकि हम उसके घर में रह रहे हैं, वो भी उनके फोर्स से हम रह रहे हैं, हमारी कोई भी मर्ज़ी नहीं है। लेकिन ये सब हमारे साथ क्या हो रहा था हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा था, अगर मैं ना बोलूँगी तो हमारी कंडीशन और भी वर्स्ट होती चली जाएगी। वो लोग मुझे, मेरी मम्मी को और हम तीनों लोगों को दिन ब दिन परेशान करते ही जाएंगे। हमारा खाना पीना, हमारे पास कपड़े नहीं थे पहनना, उसके लिए मेहनत तो हमें ही करनी है। हम जो कर सकते हैं वही वो लोग हमें, हम ऐसे घराने से हैं कि हम मांगते नहीं। हमारी ज़िंदगी में अमीर, हमारे घर में कभी किसी ने ऐसे सामने से कुछ भी मांगा नहीं है किसी से, सिर्फ दिया है, सिर्फ देने की ही संस्कार दिए हैं, है ना। तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं। ऐसे दिन बीतते गए। मैं बीच बीच में ऐसा बोलती थी कि मुझे बात करनी है उससे, एक बार बात करा दो जिससे मेरी शादी हुई है, क्योंकि उससे बात करे बगैर तो मैं कैसे डिसाइड करूँगी कि क्या है। मन होता है, सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि वो क्या करता है, क्या काम करता है, कितना पढ़ा लिखा है, मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। और वो भावना पूरा दिन मेरे आसपास मंडराती रहती थी, बातों को ट्विस्ट कर कर के अपने ही फैंटेसीज़ में मेरी शादी की प्लानिंग को एंजॉय करती रहती थी। और मुझे लगता था कि हाँ, मेरे भाई भाभी है, वो जो भी रूप में है, मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। तो एग्ज़ाम मेरी ख़त्म हुई और इमीडिएटली उन लोगों ने शादी का डेट फिक्स भी कर लिया और हम लोगों को प्रेशर किया गया कि घर के सभी काम आपको करने पड़ेंगे, आप घर में बैठे रहते हो, क्या करते हो, हम सारी प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों को इतना पुश करते थे हर चीज़ के लिए और सब कुछ चाहिए था ए वन क्लास। मैंने जो जॉब किया था शुरू, उन्होंने मुझे वो भी छुड़वा दिया था, तो बस हमारे सामने ही रहो। तो मेरे पास जो भी, मम्मी के पास जो भी उनकी सेविंग्स थी या उनके ऑर्नामेंट्स थे, जो भी गोल्ड के या सिल्वर के, जो भी हमारे पास था, सिर्फ उसके अलावा और कुछ था नहीं। बाकी जो कुछ था हमारे वो घर पे था। तो उन लोगों ने कुछ भी कर कर के वो घर के हमारा जो घर था, हमारे रिश्तेदारों से झगड़ा करवा के इंगेजमेंट वहाँ पे प्लान किया और इंगेजमेंट प्लान करके शादी भी फ़िक्स कर लिया। शादी का इनविटेशन कार्ड है, वो भी वो लोग हमें पुश कर रहे थे। उन्होंने ही डिसाइड किया, उन्होंने नाम, जो निमंत्रित करने वाले लोगों का नाम है, जो इनवाइट करते हैं फैमिली का नाम, उसमें भी उनका नाम, उनके लड़कों का नाम, उनके बच्चों का नाम लिखवाया, क्योंकि हमारा खानदान तो एक ही है, समाज एक ही है। तो ऐसे, और मेरी मम्मी को भी ऐसा था कि चलो वो लोग इतना कर रहे हैं तो हमें उनको भी थोड़ा सा है ना, क्रेडिट और इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मेरी मम्मी ने उनका कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि वो इट इज़ अ गुड बिहेवियर साइन, है ना, किसी भी अच्छे इंसान की, भले इंसान की साइन वही होती है। तो उन्होंने ही इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवाने के लिए दे दिया। खर्चा सब कुछ हमने किया है, उन्होंने एक रुपया भी खर्चा नहीं किया, लेकिन हमसे पुश कर करके हमारा पैसा हमसे खर्च करवाया, हमारी शादी हमको कराई, हमको धकेलते गए।
शादी के लिए ब्यूटी पार्लर जो भी है वो उसके घर के पास ही किसी को फ़िक्स कर दिया, और उन्होंने ही डिसाइड कर दिया कि मैं क्या पहनूंगी, कैसे तैयार होऊंगी। इतना भयानक था वो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये हुआ। हमारे सब रिश्तेदारों के घर मैं और मम्मी ही जा रहे हैं। हमने कभी इतनी भागा दौड़ी नहीं की थी, मम्मी की कोई कंडीशन नहीं थी, वो इतने डिप्रेशन में, मैं खुद डिप्रेशन में जा रही थी, लेकिन खुद को हिम्मत दे के रह रही थी चलो मैं शादी कर लूँगी तो मम्मी का फ्यूचर भी अच्छा होगा, उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको एक रीज़न मिलेगा खुशी का जो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे सेटल हो जाए तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो मैंने वो रीज़न से हाँ बोला था, और मेरे मन में सिर्फ वही था कि मेरी शादी हो जाएगी तो जो पापा का वजह से मम्मी डिप्रेशन में है तो उनको भी जीने की और खुश रहने की एक वजह मिल जाएगी, एक बेटा मिल जाएगा जो उसका ख्याल रखेगा। आप ज़रा सोचो कि एक लड़की की शादी हो रही है, कितने अरमान होते हैं। 21 साल ज़िंदगी के, 20 साल 21 साल जिसने वेट किया हो कि अपना सपनों का राजकुमार होता है या अपना प्रिंस चार्मिंग होता है, उसको देखना है। एंगेजमेंट तो मैंने उसको देखा था, लेकिन हमारी 10 मिनट भी बात नहीं हुई थी। 10 मिनट क्या, हमारी 2 मिनट भी बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि इतना रश था, हमको अकेले छोड़ा ही नहीं था उन लोगों ने, क्योंकि वो लोग इतने शातिर थे। उन्होंने एक सेकंड के लिए हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ा। कोई ना कोई रीज़न से सब लोग हमको घेरे रखते थे, यहाँ वहाँ की बातें करते थे, हंसी मजाक, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। और वो लड़का भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था खुद के एंड से, और मैं कैसे फ़ोर्स कर पाती, कुछ समझ ही नहीं आता था। शाही होते हैं, मुझे वो चांस नहीं मिला। हालांकि मैंने वो भावना को बोला था, लेकिन उसने मेरी बात को हमेशा इग्नोर किया या घुमा के रख दिया, या फिर मेरा मजाक उड़ाया, हंसी मजाक या हंसी मजाक करने लगते थे, और नहीं हो पाई थी। शादी के बाद, शादी मतलब सॉरी, हम बताना चाहती थी कि एंगेजमेंट के लिए रेडी मैं खुद हुई थी, तब तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। बस मैंने वो जो साड़ी लिया था वो खुद ही मेकअप किया था, और मेरी सिर्फ एक दोस्त को मैं इनवाइट नहीं, मुझे रिस्ट्रिक्शन था कि मैं मेरी इंगेजमेंट में और मेरी शादी में भी किसी भी दोस्त को भी ना बुलाऊं, क्योंकि वो नंदलाल का और संजय का, भावना का, उसके संजय की माँ का, सबका ये कहना था कि दोस्त लोग घर तोड़वाते हैं। तुम्हें किसी दोस्त को बुलाने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ खुद का सोचो, खुद का ही सोचो। सुनने में तो बात मेरे वेलफेयर की लग रही है, बहुत अच्छे मेरे बारे में सोच रहे हैं ऐसा लग रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर सिर्फ मेरी एक दोस्त जिसको पता चला, मेरे घर के पास रहती थी, उसको मैं काफ़ी दिनों से दिख नहीं रही थी, तो उसको कैसे कैसे उसने खुद ही पता किया कि कहाँ गई, ये सब हुआ, तो वो खुद ही आ गई थी। तो मेरी वो एक दोस्त थी, उसको भी उन लोगों ने 5-10 मिनट में बोल के भगा दिया कि तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती हो। तो बस वो आई, थोड़ा सा मुझे विश किया, 5 मिनट 10 मिनट बैठी, उसकी इंसल्ट कर दी और उसको भगा दिया, तो वो चली गई थी। तो ऐसे मेरी इंगेजमेंट हुई, और फिर बात आई शादी की। इंगेजमेंट से और शादी के बीच मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया, तो आपको पता ही है, मैं अगले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी बात करने की बात करती थी तो मेरे साथ क्या होता था, और या तो फिर कॉल आए या ये लोग करे, तो वो भावना ही बात करती थी। शादी के लिए सारी तैयारी हो जाने के बाद फिर जब मुझे रेडी होने के लिए उन लोगों ने बोला, तो मेरे सामने ये कंडीशन रखी कि मैं खुद को नहीं देख सकती, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर वाली मेकअप बहुत अच्छा करती है, तुम देख के तंग रह जाओगी, इसलिए तुम खुद को मत देखो, हम तुमको नहीं देखने देंगे। तुम जब रेडी हो जाए, सब कुछ रेडी हो जाए ना, तब तुम देख लेना कि कितना अच्छा करती है। और फिर वहाँ पे भी इतना भीड़ जमने लगी उनके रिश्तेदारों की, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, सिर्फ नंदलाल के और संजय के रिश्तेदार, भावना के रिश्तेदार, उसके बच्चे, सब इतना शोर बकोर माहौल बना देते थे कि मैं कुछ ज़्यादा बोल या डिमांड कर ही नहीं पाती थी। जब देख रेडी हो गए, सब कुछ हो गया, तो वो मतलब पार्लर एक फ्लोर पे था, तो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे लेके आके मुझे फाइनल साड़ी पहनाने के बहाने वो नीचे लेके आई थी, और नीचे से ही मुझे फिर उन लोगों ने बोला चलो जल्दी निकलना है, तो बोले मिरर जो है, पार्लर है, वो फर्स्ट फ्लोर पे थी जिसके घर पे हम रेडी हो रहे थे, तो फिर नहीं देख पाई। जी, मैंने शादी में मैं कैसे रेडी हुई थी, मैंने शादी ख़त्म होने तक खुद को नहीं देखा था। आई नो ये बात बहुत ही मेरे साथ ये हुआ है। बात फिर ये आई कि मेरी मम्मी है, वो जिंदा लाश बन चुके थे मुझे देख के, मैं उनको देख रही थी, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव उन लोगों ने उस वक्त ऐसा बना दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल ही रॉ माइंड थी, मेरे माइंड में उन लोगों ने भी ऐसा भर दिया था कि तुम
इसी में रहोगी, यहाँ पढ़ोगी लिखोगी, इसी में घुट के रह जाओगी, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और मैं पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि वो मैं मम्मी की इमोशंस को समझ तो रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी उनको। उनको भी मैं ऐसा बोल रही थी, मम्मी आप खुश रहो ना, मेरी शादी हो रही है, क्योंकि मैं एफ़र्ट्स डाल रही थी कि एक रीज़न हो कि मेरे मम्मी भी खुश हो जाए। तो कहीं न कहीं मैं नाराज़ भी हो जाती थी मम्मी से कि आप इसलिए खुश नहीं हो रहे हो, मैं इतना कुछ कर रही हूँ और आप खुश नहीं हो रहे हो। तो ये बात थी, लेकिन मेरी मम्मी का दिल बैठा जा रहा था एक-एक सेकंड जैसे जैसे ये शादी नज़दीक आ रही थी। शादी के दिन हम गए जहाँ पे हॉल रखा था। हॉल में वेट कर रही थी कि मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे मामा मामी, मासा मासी, वैसे हमने जिन जिन लोगों को इनविटेशन दिया है वो सब लोग आए, लेकिन ज़्यादातर वो लोग आए और ऐसे आए कि जैसे कि ये शादी से कोई खुश नहीं था। वो लोग चाहते ही नहीं थे कि मेरी शादी ऐसे हो सकती है। मुझे कभी इन लोगों की वजह से मेरे रिश्तेदारों ने कोई एफ़र्ट्स नहीं किया, क्योंकि इन लोगों ने सबको डरा दिया था। और वो बात मुझे 14 साल के बाद पता चली है कि आप लोग कोई मना मत करना, हमको जो करना है करने दो। अंदर की बात तो अभी तक कोई मुझे बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो लोग सब नाराज़गी बता रहे हैं कि जब तुम हमको कुछ नहीं समझते हो, तुम सब कुछ जाके इन लोगों को बोल रही हो, तो फिर हम क्या ही बोलें। वो उनके हिसाब से सही भी है। और मैं बहुत छोटी थी, मैंने कभी कोई सोशल परफॉर्मेंस की ही नहीं है। सामाजिक रिश्तों में कभी मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं था। अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही थी घर पे, मम्मी पापा और चार लोगों की दुनिया होती है लड़की की, बस वही मेरी दुनिया थी।